जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? ऑल चंगा? एवरीवन इज डूइंग फाइन? राधे राधे जी, आपको भी। ज्वाइन कीजिए और फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारी क्लास को, हमारे इस चैप्टर को जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जितना भी चैप्टर बच जाएगा ना, आधे घंटे का ही चैप्टर बचेगा, वरना आज चैप्टर खत्म है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये बोलने में, क्योंकि लास्ट के 2 चैप्टर्स, एक चैप्टर हम लोगों ने 2 वीक्स में कंप्लीट किया है, एक चैप्टर हम लोगों ने कुछ 8 क्लासेस में कंप्लीट किया है, 7-8 क्लासेस में। तो ये बोलना दूसरी क्लास में एक चैप्टर के लिए कि भाई ये चैप्टर आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, अगर आधे घंटे का बचेगा तो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, जो हमारी कल क्लास है, एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर है। और जब चैप्टर ही इतना ज्यादा छोटा सा हो तो एडवांस क्वेश्चंस कितने ही कैसे ही बन सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बड़ा चैप्टर है अभिषेक, ये छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स तो ठीक ठाक चैप्टर है, मतलब उसको हम लोग एक हफ्ता 7 क्लासेस लगा सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट करने के लिए। शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, एक बार जरा सा ये देख लीजिए। होपफुली द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल। 29 अगस्त को कंडक्ट होती हुई ये क्लास, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर मेन फोकस रहेगा। फिर बाद में मैं तुम लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी करवाऊंगी, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ करवाऊंगी, ठीक है। और लास्ट में हम लोग करेंगे हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर छोटा सा डिस्कशन। फिर कल की क्लास में पॉइजन से रेशियो के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, और जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जो जो तुम्हारे नोट्स के अंदर होनी चाहिए, मैं तुम लोगों को वो लिखवा दूंगी, एडवांस क्वेश्चंस कर लेंगे, एंड फिर दैट इज इट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है जी, देख लो लास्ट की क्लास में हमारी, कल तो हमारी पहली क्लास थी, आधे से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी कल की क्लास से ही सॉल्व हो गए, तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये किस तरीके का चैप्टर होगा। तो आई एम होपिंग एवरीवन इज रेडी। छोटा सा रिकैप दे देती हूँ तुम लोगों को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। तो देखो, एक चीज तो तय थी कि अगर मान लो मैं किसी भी बॉडी के ऊपर अगर प्रेशर लगा रही हूँ, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है प्रेशर के ही मैग्नीट्यूड का, और उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी के डायमेंशंस में चेंज आ सकता है, चाहे वो लेंथ में चेंज हो, वॉल्यूम में चेंज हो, या फिर शेप के अंदर चेंज हो। इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो मैंने तुम्हें बोला कि हर बॉडी को अगर मैं प्रेशर प्रोवाइड करती हूँ, मतलब हर बॉडी के अंदर मैं स्ट्रेस क्रिएट करती हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं बॉडी के लिए ही डिफाइन कर सकूं, जो फिजिकल क्वांटिटी उस बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी हो, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक बॉडी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, मैंने बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाय उसकी वजह से बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो इसके कोई डायमेंशंस है नहीं, इसके प्रेशर वाले डायमेंशंस हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस और यूनिट्स बिल्कुल प्रेशर वाले होंगे। तो 3 तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, एक तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक बल्क मॉडुलस और एक शियर मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस लेंथ से एसोसिएटेड है कि मान लो मैंने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाया और उसकी वजह से उसकी लेंथ में रिलेटिव चेंज आ गया, सो दैट इज द मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। सिंस लेंथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर चेंज इन लेंथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ सॉलिड्स के लिए, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बड़े होने का सिग्निफिकेंस ये है कि बॉडी के अंदर कम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है जब हम लोग उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं। तो ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ज्यादा इलास्टिक बॉडी है, ज्यादा इलास्टिक बॉडी का मतलब ये है कि उसके अंदर कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाया था कि मान लो अगर मैं एक जगह रबर बैंड लेती हूँ और दूसरी जगह अगर मैं आयरन लेती हूँ, तो कौन सा ज्यादा इलास्टिक है?
तो देखो अगर मैं दोनों के ऊपर स्ट्रेस लगाती हूँ, इसके अंदर कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा इलास्टिक है। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए। फिर बाद में मैंने तुम लोगों को बताया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जो वॉल्यूम से एसोसिएटेड है, कि अगर मान लो मैंने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाया और उसकी वजह से रिलेटिव चेंज इन दी वॉल्यूम आया, तो वो वाला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंस वॉल्यूम और वॉल्यूम में चेंज मैं सॉलिड्स के लिए भी, लिक्विड्स के लिए भी, गैसेस के लिए भी डिफाइन कर सकती हूँ, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम तीनों स्टेट ऑफ मैटर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कड़क, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रेन लेके आना, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलास्टिक बॉडी, सबसे बड़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सॉलिड्स के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होता है, गैसेस के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, फिर बाद में मैंने तुम्हें बताया किस तरीके से इसको ना तुम लोग डेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, मान लो अगर डेंसिटी गिवन है तो ये मेरे पास आ गया नेगेटिव डेल्टा रो बाय रो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है डेंसिटी कम होती है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है डेंसिटी बढ़ जाती है, अगर मैं सेम मास को लूं। सो पॉजिटिव रिलेटिव चेंज इन द वॉल्यूम कैन बी रिटन एज इक्वल टू नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन द डेंसिटी। फिर बाद में मैंने तुम लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए, तुम लोगों को एक्चुअली में दिखाने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ऐसा करती हूँ, कुछ और क्वेश्चंस करवाती हूँ और फिर बाद में हम लोग शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर चलते हैं, जो आखिरी तरीके का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे स्टूडेंट्स से कि सारे के सारे बच्चे टॉपिक के ऊपर आ जाए। मैं भी विश कर देती हूँ ईशा को। ईशा, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एक तो इतनी अद्भुत सी क्लास है ना, इतने सारे बच्चे हैं, तो हर दूसरे दिन किसी का बर्थडे रहता ही है, तो वो एक अलग तरीके की चीजें ऐड कर देती है ना क्लास में, कि मतलब हर क्लास ही स्पेशल है, कभी किसी बच्चे का बर्थडे, कभी किसी बच्चे का। सो गॉड ब्लेस यू, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो, भगवान तुम्हें एक अच्छा इंसान इसी तरीके से बनाते रहे, बस इतनी सी ही कामना है मेरी। ठीक है, नीट वीट इन ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ की, तो इसके रिगार्डिंग मैं कभी कुछ बोलती नहीं हूँ किसी भी नीट एस्पिरेंट को, अगर तुम लोगों ने कभी भी ध्यान दिया हो तो। है ना, सेहत बरकरार रहे, परिवार तुम्हारा बढ़िया खुश रहे, है ना, सेफ रहे, हेल्दी रहे, बस दैट इज ऑल दैट आई विश फॉर यू। अब देखिएगा, अब देखो एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। तो मैं हम लोगों ने ना बच्चों इस तरीके के पीवाई क्यूज करे थे, फटाफट से एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ विच इज सिमिलर टू वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो तुम्हें बोला गया ये तुम्हारे पास इस तरीके से एक वायर है, इस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वाई, और अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एम मास का ब्लॉक इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। मान लो इसकी जो इनिशियल लेंथ है उसकी वैल्यू मैं एल ले रही हूँ, इनिशियल लेंथ की वैल्यू है एल। तो तुम्हें यहाँ पर ये बोला हुआ है कि इस मास की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रेचिंग आएगी, इस स्ट्रिंग के अंदर जो एलोंगेशन आएगी, उसकी कितनी वैल्यू है। ऐसे दो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, दोनों कंपैरिजन के थे, हम रिवाइज कर रहे हैं डिफाइन करके। तो देखो बहुत जेन्युइन सी बात है, ये हमारे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर लग रहा है mg का फोर्स। तो एक चीज तो तय है कि यहाँ पर स्ट्रेस कितना आ गया, mg बाय ए। स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन मेरे पास आ जाता है कितना चेंज इन लेंथ है जो कि मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ जो गिवन है। फिर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से चल सकती हूँ, दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू कितना स्ट्रेस लगाया और उस स्ट्रेस की वजह से कितना स्ट्रेन आया। तो ये तुम्हारे पास बन गया mgl डिवाइडेड बाय a डेल्टा l, और जो ये डेल्टा l तुम लोगों को निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, mgl बाय ay, है ना। ऐसे हम लोगों ने दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, दोनों कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस थे। अपन ने डेफिनेशन वाले क्वेश्चन एक बार डिस्कस करके बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करवाती हूँ, उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। अभी देखो ये जो हमारी वायर है, इसका तुम लोगों को मास नहीं दिया जाता था ना, बट व्हाट इफ अब की बार अगर मैं एक मोटी वायर ले लूं, देखना कि एक बार जरा सा जादू कर दे, अब की बार मैं एक नॉर्मल वायर ना लूं,
ध्यान दीजिएगा। तो अब की बार मैंने एक नॉर्मल वायर नहीं ली, अब की बार मैंने ये बोल दिया कि भैया ये मेरे पास इस तरीके से एक थिक वायर है, ठीक है। वायर के मास की वैल्यू है m, वायर की जो इनिशियल लेंथ है, जब तक मैंने उसको इस तरीके से हैंग नहीं किया था, तो जो इसकी इनिशियल लेंथ है उसकी वैल्यू है l, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है y, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसकी वैल्यू है a। अब तुमसे यहां पर पूछा गया है व्हेन द वायर इज हैंग्ड, when the wire is hanged, how much will it elongate? How much will it elongate due to its own weight? Due to इट्स ओन वेट। किसी तो तुम लोगों ने टेस्ट सीरीज में ये वाला क्वेश्चन जरूर से देखा होगा, अगर तुम लोग पिछली साल नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और प्रिपेयर कर रहे थे मतलब टेस्ट वेस्ट दे रहे थे, जो एक्चुअल प्रिपरेशन होती है, बस ये नहीं नोट्स वगैरह पढ़ लिए ये वो। अब जैसे कि एक बच्ची है, ठीक है, एक बच्ची है, वो मुझे ना डेली टारगेट्स भेजती है, कोई बच्ची है जो मुझे डेली टारगेट्स भेजती है, तो मैंने उसके टारगेट्स वगैरह खोल के देखे। अब ये बच्ची है बहुत ज्यादा मेहनती, ये बच्ची क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती है, ये बच्ची टेस्ट वगैरह भी दे देती है, रिवीजन भी कर देती है। लेकिन कल जब मैंने उसके टारगेट देखे ना, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे एक तो आइकॉनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो उसने करे नहीं, और एक और टॉपिक था फिजिक्स का, उसके ऊपर भी उसने क्वेश्चंस नहीं किए, और सारा टिक था जिसके अंदर रिवीजन था, नोट्स के वायर रोटेशनल मैकेनिक्स का रिवीजन था, वो बच्ची ने कर लिया, और जो 3-4 चीज थी जिसके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग इतनी नहीं होती, वो कर ली। तो देखो ये बच्ची ये कर सकती है क्योंकि ऑर्डिनरी बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्विंग कर रही है। तो कभी कभी दिल नहीं करता है, तो बीच में 1-2 दिन ऐसे हो जाते हैं जब क्वेश्चन सॉल्विंग करने का दिल ना करे। बट आई रियली होप, मेरी भगवान से कामना है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो, ठीक है, जो डेली बेसिस के ऊपर इस तरीके से चलता है कि भैया देखो क्वेश्चन सॉल्विंग के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो हम कर लेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्विंग लास्ट के लिए छोड़ेंगे। ये एक हैक है अपने हाँ sorry, not iconic equilibrium, actually the thing was iconic. Thank you so much for making fun of me, Emma, unintentionally or intentionally. थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। बट जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये ना तुम लोग लाइफ के लिए याद रखो कि जो भी सबसे मुश्किल चीज हो ना, सबसे मुश्किल चीज, वो बिल्कुल सुबह कर लो। वाई एल्स डू यू थिंक कि फिजिक्स की क्लासेस में सुबह सुबह लगा रही हूँ? मुझे सुबह उठना अब मुझे बिल्कुल आदत नहीं रही है बच्चों, मैं रोज रो के उठती हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। रोज मतलब 7:45 जैसे ही होता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि भैया ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत बढ़िया तरीके से ठंड वगैरह भी शुरू हो गई है, ठीक है। बट फिर भी क्लास ले रही हूँ ना, टाइमिंग्स वगैरह कहाँ चेंज हो रहे हैं जब तक एब्सोल्यूट ठंडी नहीं शुरू होती। क्योंकि फिजिक्स पढ़ना पढ़ाना दो चीजें हैं, एक तो सुबह सुबह बहुत जल्दी समझ आता है, इट इज इजी टू डू इट, और सुबह सुबह उठ के जो आप पहला काम करो ना, चाहे डिफिकल्ट काम हो, सबसे इजी लगता है। तो ये चीज ट्राई करो, जितने भी तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह है, या फिर जो भी ऐसा कोई प्रिपरेशन की का कोई सेगमेंट जो मे भी तुम्हें लगता है कि हम दिन भर पढ़ें तो रात को तो करने का दिल नहीं करेगा, सुबह निपटा दो। समझे? इस चीज को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना बच्चों, मैं तो बस बता ही सकती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, सर्दियों में टाइम चेंज होगा, 100% टाइम चेंज होगा। ऐसे शाम को क्लासेस नहीं लूंगी, शाम को क्लासेस नहीं लूंगी। तुम्हारी 2 बजे से पहली क्लास हो जाएगी, लेकिन 8 बजे तो नहीं होगी। लेकिन अभी वो वाला टाइम नहीं आया, मैं बता दूंगी, पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं नहीं चाहती रीस्केड्यूल्स वगैरह हो बच्चों सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती है जब बहुत ठंड हो ना, और टीचर रिजिड होके नहीं भाई क्लास का टाइम नहीं चेंज करना। चलो आ जाओ एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना। तो अब की बार तुम्हें बोला हुआ है कि इस वायर के अंदर कितनी एलोंगेशन है इसके खुद की वेट की वजह से। तो ये वायर का जो मास है पूरी की पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे अच्छे से पता है, अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये वाले सेगमेंट में, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से mg का फोर्स लग रहा है। तो बच्चा जी फिर आप खुद सोचो ना, जब फोर्स यहाँ पर इस तरीके से लग रहा है तो एलोंगेशन तो सिर्फ यहाँ पर आ रही है। देखो, अगर फोर्स मेरे पास यहां पर लग रहा है तो एलोंगेशन तो सिर्फ यहां पर आ रही है। जो लेंथ
लेंथ अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस, या फिर जो लेंथ के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है वो तो सिर्फ ये वाली लेंथ है। तो जब एलोंगेशन इसी लेंथ में आ रही है, स्ट्रेस इसी लेंथ में प्रोड्यूस हो रहा है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हुए या स्ट्रेन को डिफाइन करते हुए यही वाली लेंथ आएगी। बस ये एक पिक्यूलियर कंसेप्ट था, एक बार पता लग गया अब आगे दिक्कत नहीं होगी। तो बोल दो कि भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है विच इज mg/a, डिवाइडेड बाय उसकी वजह से कितना स्ट्रेन आया, तो ये आ गया कितना एलोंगेशन आया है, डिवाइडेड बाय कितनी लेंथ में एलोंगेशन आया है, मतलब वो जो इनिशियल लेंथ है। तो इनिशियल लेंथ को मैं एल नहीं ले सकती क्योंकि माना ये जो वायर है उसकी इनिशियल लेंथ एल है, लेकिन स्ट्रेस पूरी की पूरी एल लेंथ में नहीं क्रिएट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेंथ के अंदर क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर L/2 आया है। बस ये एक छोटा सा पिक्यूलियर सा कंसेप्ट था। और तुम्हें फिर देख लो ये मेरे पास आ गया mgl डिवाइडेड बाय 2a डेल्टा l, और यहां से तुम्हारे पास एलोंगेशन की वैल्यू कितनी आ गई, mgl/2ay। नीचे मयूरी तुम खुद बताओ, एक मिनट, इसमें ना ज्यादा बच्चों क्यों क्या नहीं करते, एक बार थोड़ा सा इसको रियलिस्टिकली सोच के देखो। तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, ठीक है, तुम खड़े हो, एकदम से तुम्हें तुम्हारी कोई वेस्ट से नीचे खींचे, तो तुम्हारे जो पैर हैं उसमें कौन सा खिंचाव रिड्यूस हुआ? तो किसी ने तुम्हें तुम्हारी वेस्ट से इस तरीके से पकड़ के ऐसे नीचे खींचा, तो तुम्हारी जो अपर बॉडी है उसमें स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई ना, तुम्हारी जो अपर बॉडी है उसके अंदर एलोंगेशन आ जाएगी, तुम्हारे पैरों में कैसे स्ट्रेचिंग आई? ये तो वही बात हो गई कि मम्मी मैंने खीर में चीनी तो डाली थी, आपको चाय क्यों फीकी लग रही है? समझ रहे हो ना, एलोंगेशन उसी सेगमेंट में तो प्रोड्यूस होगा ना जिस सेगमेंट में एक्चुअली में स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रेस ऊपर वाली लेंथ में प्रोड्यूस हुआ है, ऊपर वाली आधी लेंथ में प्रोड्यूस हुआ है, तो एलोंगेशन भी फिर बच्चों वहीं पे आएगी ना। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए इस तरीके से। अब एक बार जरा सा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को उठा लेते, तो मैं शेयर स्ट्रेन वगैरह सब समझा दूंगी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही लिमिटेड सा टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस के पीओवी से, और फिर मैं तुम लोगों को ग्राफ करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ एक बार जरा सा एफ पॉइंट के ऊपर लिखना शुरू करो। एफ पॉइंट के ऊपर शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आ जाओ भाई, ये क्या है शेयर मॉडुलस, दी आपने तो कुछ बताया ही नहीं था। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग नीटा की हेल्प से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेस तो हमें पता है, ये स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो शेयर स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय स्ट्रेस। मैंने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, बस यहाँ पर स्ट्रेन कौन सी आ जाएगी, शेयर स्ट्रेन। तो जैसे बच्चों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल खत्म करते हैं इसको, 10 मिनट का टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा और लिमिटेड सा टॉपिक है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आधे से ज्यादा पीवाईक्यूज ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ पहली क्लास में, तो समझो। जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से एसोसिएटेड है, मतलब लेंथ में चेंज से। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से एसोसिएटेड है, मतलब वॉल्यूम से। shear modulus of elasticity shear strain से एसोसिएटेड है, shear strain is associated with the change in shape। तो देखो कितना बड़ा टॉपिक होगा ये, चेंज इन शेप। शेप तो किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, तुम्हारे सिलेबस में चेंज इन शेप का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा अगर आएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं इस तरीके से एक ब्लॉक ले लूं, ठीक है, ये ब्लॉक यहां से अटैच्ड है, ठीक है, ब्लॉक इज अटैच्ड टू द ग्राउंड, लिखते जाओ, ब्लॉक इज अटैच्ड टू द ग्राउंड। अब मैंने क्या किया ना बच्चों, मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस तरीके से एक फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने यहां पर इस तरीके से फोर्स लगाया, और इस फोर्स लगाने की वजह से ये देखो तुम्हारा जो रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है।
ये देखो, दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। एक बार जब मैंने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाया, दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फोर्स लगाया एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, उसको ए मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरे पास, और ये तुम लोग विजुअलाइज भी कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हारे पास एक केक हो, नहीं केक नहीं, मान लो अगर तुम्हारे पास एक बुक हो, तुम लोग ये बुक में तो एक्चुअली में नोटिस कर सकते हो। एक बार देखना बच्चों, ये देखो अड्डा की बुक पड़ी थी। ये ना मैं क्या करती हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आईपैड है, इसमें मैंने बुक रख दी। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक है अगर इस आईपैड के ये जो नीचे वाली सरफेस है उससे अटैच्ड होती, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाती ना, हाँ यहाँ पर मे भी इतने अच्छे तरीके से ना दिखे, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाती ना, तो ये जो रेक्टेंगल है ना एकदम से पैरेललोग्राम बन जाता है। ये हम लोगों ने, हम सब ने स्कूल में किया हुआ है। जब हमें टीचर की बात सुनने का दिल नहीं करता था, कुछ भी अपने बुक्स के साथ करते रहते थे, जिसमें चाहे ड्रॉइंग्स के जितने भी ड्रॉइंग्स है बुक के अंदर उनकी कलरिंग करना आ गया, या फिर उसके अंदर ये आ गया कि ऐसे बुक रखी हुई है, थोड़ा सा पीछे से ऐसे स्ट्रेस लगा दो, मतलब प्रेशर क्रिएट कर दो, तो आगे वाली जो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आगे चला जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा आगे चला गया तो हमारे हाँ मोटी बुक में वो अच्छे से दिख जाता है। तो जो हमारा रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया और बॉडी का शेप चेंज हुआ। बहुत सारे केसेस है चेंज इन शेप के, तुम्हारे सिलेबस में बस एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शियर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं। तुम देख पा रहे हो ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ L है। मान लो अगर ये वाली लेंथ L है और यहाँ पर आगे की तरफ ये जो गया है उसकी वैल्यू x है, और ये वाला एंगल तुम लोग मान लो थीटा ले रहे हो, तो ये जो शियर स्ट्रेन है ना, ये देखो शियर स्ट्रेन को ऐसे डिफाइन किया जाता है इस केस में। तो जो शियर स्ट्रेन है, या तो तुम लोग उसको लिख दो tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द शियर एंगल। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा को शियर एंगल भी बोलते हैं। कि एल लेंथ थी जो पहले स्ट्रेट थी, अब वो इस तरीके से एक्स के डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेस हो गई, तो या तो तुम लोग इसको लिख दो एज इक्वल टू tan ऑफ द शियर एंगल, या फिर तुम लोग इसको सीधा सीधा लिख सकते हो एज इक्वल टू x बाई एल। x बाई एल एक बार जरा सा देखिए, लिखो एक बार, सॉरी हाँ जी। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग सॉलिड्स के लिए तो डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, कैन बी इजीली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, कैन बी इजीली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। लेकिन मान लो मैं लिक्विड्स और गैसेस की बात करूं, तो लिक्विड्स और गैसेस में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है कि वो अपना शेप चेंज करें। जैसे पानी है, मैंने उसको इस ग्लास में रखा तो इसने ग्लास का शेप ले लिया। अब मैं पतीले में डालूंगी तो पतीले का शेप ले लेगा। मैं अगर अपने हाथों यहाँ पर पाम के अंदर डालूंगी तो मेरे पाम का शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स और गैसेस में हमें कोई स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0 हो जाता है। तो जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लिक्विड के लिए उसकी वैल्यू होगी 0, और उसी तरीके से जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है गैसेस के लिए उसकी भी वैल्यू क्या होगी 0। कि लिक्विड्स और गैसेस को हम लोगों को लिक्विड्स और गैसेस के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा ताकि वो अपने शेप को चेंज कर दे। लिखना एक बार, ये ठीक लग रहा है। बस इतना टॉपिक है, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ फिर ग्राफ्स के ऊपर चलेंगे। डन 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 डन।
एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है? एक बार तुम ट्राई करना, क्योंकि जितना ये लो आईक्यू का ये टॉपिक है ना, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक केस है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मान लो ये मेरे पास इस तरीके से एक बॉक्स रखा था, ठीक है? बॉक्स की जो ये वाली लेंथ है वो है 4 मीटर, ठीक है? बॉक्स की ये वाली जो लेंथ है वो है 4 मीटर, और बॉडी का जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू है 0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं, इसकी वैल्यू है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब मैंने तुम्हें बोला कि मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, जहां पर एरिया, मतलब मैंने जो फोर्स लगाया है वो लगाया है 50 मीटर स्क्वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ध्यान देना, ये मेरे पास एक बॉक्स था जिसकी लेंथ थी 4 मीटर, मैंने ये वाले एंड के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो अगर शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है तो बताओ यहाँ पर कितना शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बाय हाउ मच डिस्टेंस, बाय हाउ मच डिस्टेंस will the upper face of the box, will the upper face, upper side of the box move? सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, वापस आऊं तब तक हर बच्चे का आंसर निकल जाना चाहिए। करो इसको सॉल्व। हाँ जी, देख लेते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले तो मैंने तुमसे ये पूछा कि भैया इस सिनेरियो में शेयर स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा। तो मैं लगाऊंगी अपना सिंपल फॉर्मूला मॉडुलस, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जो आ जाएगा कितना मैंने स्ट्रेस लगाया है डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन कितना है। ये तो काफी इजी था, शेयर स्ट्रेन कितना है, तो मेरे पास शेयर स्ट्रेन कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया
F डिवाइडेड बाय NA, नीटा ए। तो फोर्स मैंने लगा दिया 100 न्यूटन का। शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 है, एरिया की वैल्यू 50 है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0.01। स्ट्रेन के कोई यूनिट्स या फिर डायमेंशंस नहीं होते। तो ये तो मैंने शेयर स्ट्रेन निकाल लिया कि भाई इतना शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब आगे एक लेवल अप करके, मतलब एक और स्टेप ऐड करके तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अपर फेस कितने डिस्टेंस के साथ मूव करेगा। तो मान लो ये जो मैंने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया है उसकी वजह से जो बॉडी है इस शेप की हो जाती है। मान लो बॉडी इस शेप की हो जाती है, तो अपर फेस जो है एक्स के डिस्टेंस से मूव करता है, और ये वाली जो लेंथ है मुझे ऑलरेडी 4 मीटर गिवन है। तो शियर स्ट्रेन में लिख दूंगी शियर स्ट्रेन में लिख दूंगी जिसकी वैल्यू 0.01 है। इट इज इक्वल टू x बाय एल। सो दिस इज इक्वल टू x बाय 4 मीटर। x की वैल्यू कितने आ गई 0.04 मीटर, बोले तो क्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जितने भी बच्चे, एक मिनट रुको, 1 सेकेंड। हर क्लास में कौन प्रवचन दे, हटो, हटा सावन की घटा। एक मिनट, कोई और स्टूडेंट? अभी कर दो, मेरा काम आसान कर दो, टॉपिक से अनरिलेटेड बातें अभी कर लो, बिकॉज अपेरेंटली अभी 8:37 पे ग्रुप में ऐड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो शेयर स्ट्रेन में समझा रही हूँ वो कम इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे मैं तो नहीं चाहती हूँ मेरी क्लास में बैठे। समझ आ गई? थोड़े से ना सीरियस हो जाओ अपने प्रिपरेशन के लिए, जब पढ़ाई चल रही हो, और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाओ। बच्चे ट्रेन में ट्रैवल करते करते क्लासेस लगाते हैं, जब इतनी सारी नॉइज हो, ये हो वो हो, तो उस लेवल ऑफ फोकस के लिए भी जो नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फोकस है, वो आपको बिल्ड तो करना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा टॉपिक नंबर 3। आ जाओ टॉपिक नंबर 3 के अंदर आ जाओ। टॉपिक नंबर 3 के अंदर आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, पहले कोई बच्चा नहीं लिखेगा, जब मैं ग्राफ करवा रही हूँ सारा का सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। तुम्हें लिखने का टाइम दे दूंगी मैं 5 मिनट का, पहले एक बार जरा सा देख लो। तो मान लो बच्चों, मैं ना यहाँ पर क्या करती हूँ, ग्राफ बनाती हूँ। यहाँ पर तो स्ट्रेन ले लेती हूँ कि बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ। तो तुम लोग एक बात समझो, जब मैंने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं लगाया, बॉडी के अंदर स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, जितना ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, है ना? कि मैंने बॉडी के अंदर जितना ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। इस पॉइंट को मैं ए मान लेती हूं। तो ए पॉइंट जो है दैट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मतलब क्या है ना, कि मान लो अगर मैं किसी भी बॉडी के लिए डिफाइन करूं, मान लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करूं, दिस इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब हर बॉडी के लिए मॉड्यूलस मतलब हर बॉडी के लिए उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम ही रहता है, चाहे मैं स्ट्रेस लगाऊं ना लगाऊं। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, कि भैया बॉडी के अंदर जितना भी ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे, बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट नंबर ए क्या आ गया, इसको मैं ब्लू में लिख देती हूँ। पॉइंट नंबर ए क्या आ गया, पॉइंट नंबर ए आ गया प्रोपोर्शनल लिमिट, कि यहां तक आप बोल सकते हो, यहां तक जो स्ट्रेस है इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मैं अब भी नहीं रुकी, मैंने सोचा कि भैया ऐसे कैसे, अभी तो फन आना शुरू हुआ है। तो क्या फन सिर्फ इक्वेशन से एसोसिएटेड है? नहीं, मैंने बॉडी के अंदर और ज्यादा स्ट्रेस लगाया। ये देखो, मैंने बच्चों बॉडी के अंदर और ज्यादा स्ट्रेस लगाया। तो फिर आ जाता है मेरे पास बी पॉइंट। बी पॉइंट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट को क्या बोला जाता है, इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर तुम लोगों ने देखा होगा, अगर मान लो मैं रबर बैंड की भी बात करूं, अगर मैं रबर बैंड को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दूं ना,
और उसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दूं तो एक पॉइंट के बाद जब मैं स्ट्रेस को रिमूव करती हूँ बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आती। तो बी वो पॉइंट है कि अगर तुम बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेस लगा रहे हो जिसकी वजह से इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, अब तक बॉडी इलास्टिक है। अब तक बॉडी इलास्टिक है का ये मतलब है कि अगर तुम लोग इसके बीच में कहीं पे भी स्ट्रेस जीरो करते हो, स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वापस आ जाएगी। सो बॉडी विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, to its original configuration when the stress is removed। वो सिर्फ यहां तक होगा, when the stress is removed। तो ये इलास्टिक लिमिट है, इसका मतलब यहां तक जो बॉडी है वो इलास्टिक नेचर की है कि अगर मैंने स्ट्रेस को हटा दिया तो स्ट्रेन भी हट जाएगा, बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वापस आ जाएगी। अब मुझे मजा आने लग गया। अब मैंने सोचा कि भाई अब तो कुछ खुरापात सी चीज करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, अब मैं छोटा सा स्ट्रेस लगाऊंगी तो भी बड़ी सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी और फिर बाद में अल्टीमेटली बॉडी टूट जाएगी। तो ये जो मेरे पास सी पॉइंट है इसको मैं फ्रैक्चर पॉइंट मान सकती हूँ। सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है मेरा फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब क्या? द बॉडी ब्रेक्स, द बॉडी ब्रेक्स। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनते जाना। 3 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं। पहले मैंने बोला कि मैंने बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया तो स्ट्रेन भी आया। पहले तो मैथमेटिक्स को फॉलो करता हुआ, फिर बाद में जब मैंने स्ट्रेस लेके आई तो और स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी वैलिड नहीं है। यहाँ पर तुम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। इसका मतलब अभी तक हमारी जितनी भी क्लास हुई है और आगे इस चैप्टर में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने सिर्फ ये वाले रीजन में पढ़ाई की है क्योंकि ये वाले रीजन के अंदर हमारी इक्वेशन लगती है। आगे जब मैंने स्ट्रेस लगाया ना तो बॉडी इलास्टिक तो है, मतलब अगर मैं बॉडी के अंदर स्ट्रेस जीरो कर दूं तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वापस आ जाएगी, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं फॉलो करेगी। तो ये वाला इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? इलास्टिक लिमिट, कि इसके बाद बॉडी इलास्टिक नहीं है। और उसके बाद अगर मैं स्ट्रेस को अप्लाई करते जाऊं तो एक पॉइंट आएगा जहां पर जितना अगर मैं उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दूं तो बॉडी टूट जाती है, उसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट बोल देते हैं। तो मैं यहां पर ये बोल सकती हूँ, गौर फरमाइएगा, मैं यहां पर ये बोल सकती हूँ कि यहां से लेके यहां तक, मैं ये बोल सकती हूँ कि यहां से लेके यहां तक, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता मैं बोल पाऊंगी। देखो यहां से लेके यहां तक बॉडी इज इलास्टिक इन नेचर। बॉडी का नेचर क्या है? इलास्टिक नेचर का है। और एक बार जब इलास्टिक लिमिट को हम लोग ओवरकम कर देते हैं तब स्ट्रेस लेके आने से स्ट्रेन तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहां पर बॉडी क्या हो गई? प्लास्टिक हो गई। दिस इज द प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या? प्लास्टिक रीजन का मतलब if the stress is removed here, if the stress is removed in this region, body will not return, body will have permanent disconfiguration, कि तुम लोग उस बॉडी के अंदर एक परमानेंट डिसकन्फिगरेशन प्रोड्यूस कर चुके हो। उस बॉडी का जो शेप और साइज है वो परमानेंटली चेंज हो चुका है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक रीजन। तो यहां पर आ जाएगा, एक मिनट, विल रिटर्न। ठीक है। तो पहला ग्राफ जो मैं तुम्हें करवाना चाहती थी वो ये वाला ग्राफ था।
प्लीज एक बार जरा सा इसको नोट कर लो, फिर इसको और समझेंगे। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं ए पॉइंट डाल देती हूँ, ए पॉइंट डाल देती हूँ। नेचर ऑफ एन इलास्टिक बॉडी, नेचर ऑफ एन इलास्टिक बॉडी, कि इलास्टिक बॉडी भी हमेशा इलास्टिक नहीं रहेगी। एक बार बच्चों ये नोट करो, फिर इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग। बस ये 3 पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए विशाल, बस इतने, ये चल जाएगा। यील्ड पॉइंट वगैरह हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिखो इसको। डन। अब थोड़ी सी और बातें बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को मैंने इंटरचेंज क्यों किया है वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि डू यू रिमेम्बर मैं एक पॉइंट बोल रही थी कि अगर मान लो एक बार जब हमारी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगा रही हूँ, ये देखो थोड़ा सा ही मैंने स्ट्रेस लगाया और उसकी वजह से कितना बड़ा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो वो थोड़ा सा नहीं हो रहा था जब मैं यहाँ पर स्ट्रेन रख रही थी, यहाँ पर स्ट्रेस रख रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स। अब मैं तुम लोगों को अगर थोड़ी सी और बातें बताऊं, ठीक है, थोड़ी सी और बातें बताऊं, तो ये देखना, ये देखना, बॉडी, एवरी बॉडी हैज ब्रेकिंग स्ट्रेस, एवरी बॉडी हैज ब्रेकिंग स्ट्रेस, लिखो, एवरी बॉडी हैज ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसका मतलब क्या? स्ट्रेस दैट मस्ट बी अप्लाइड, स्ट्रेस that must be applied on the body, that must be applied on the body such that it breaks, such that it breaks। तो असलियत में क्या होता है ना कि मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया, ठीक है, ये मेरे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया। तो जब मैं बॉडी को ब्रेकिंग स्ट्रेस देती हूँ ना, वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसका मतलब सॉरी, जब मैं बॉडी के को ब्रेकिंग स्ट्रेस देती हूँ ना, तब वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है और तब जाके ब्रेक होता है। मतलब यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आया, यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस आया, वो मैं यहीं पे करवा रही हूँ तुम्हें, यहीं पे लिख लो। ऊपर वाला डायग्राम बिल्कुल एज इट इज रखो,
ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको एज इट इज रखो। मैंने बोला है एवरी बॉडी हैज ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस जो हमें बॉडी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा उसके ब्रेक होने से पहले। तो इसको यहाँ पर करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्ट्रेस ले लूं, ये मैं स्ट्रेन ले लूं, तो मुझे पता है पहले ये स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन किया, प्रोपोर्शनल रहा, फिर प्रोपोर्शनल नहीं रहा, फिर यहाँ पर जरा सा देखना, फिर मैंने मैक्सिमम स्ट्रेस लगा दिया जिससे बॉडी ब्रेक हो जाए, तो ये आ गया मेरे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास क्या आ गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ जब मैं बॉडी के अंदर ब्रेकिंग स्ट्रेस लगाती हूँ ना, वो थोड़ा सा और एलोंगेट होता है, फिर टूटता है। तो थोड़ा सा और आगे जाके आता है ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट। थोड़ा सा और आगे जाके आता है ब्रेकिंग या फिर फ्रैक्चर पॉइंट। इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बस मैं तुम लोगों को डिटेलिंग में थोड़ा सा और समझा रही हूँ ताकि जो छोटे छोटे थियोरेटिकल चीजें हैं ये तुम्हारे नोट्स के अंदर हो। ब्रेकिंग या फिर फ्रैक्चर पॉइंट, एक ये थियोरेटिकल चीज। दूसरी थियोरेटिकल चीज क्या है, if stress is removed from the body, if stress is removed from the body in plastic region, in plastic region, there will be a left out strain, there will be a residual strain। मतलब रेसिडुअल का मतलब जो बच जाता है, रेसिडुअल स्ट्रेन मतलब क्या, बॉडी विल नॉट कम बैक, बॉडी विल नॉट रिटर्न, बॉडी विल नॉट रिटर्न to its original shape, to its original shape और size। पॉइंट नंबर ए में ये वाला ग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ। अब अगले पॉइंट्स में इस ग्राफ के बारे में तुम लोगों को और चीजें बता रही हूँ जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि इस ग्राफ से एसोसिएटेड जितने भी नॉलेज एनसीईआरटी के अंदर है वो तुम्हारे नोट्स के अंदर लिखी हुई हो। इसका भी ग्राफ बनाएंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बना दूं। ये आ गया मेरे पास स्ट्रेस, यहां पर आ गया इस तरीके से स्ट्रेन। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फिर प्लास्टिक रीजन और फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, रुकना, इलास्टिक लिमिट, सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ध्यान देना। यहां पर बॉडी इलास्टिक है, ठीक है, यहां पर बॉडी प्लास्टिक है, दिस इज द प्लास्टिक रीजन। बिल्कुल सेम ग्राफ जो हम लोगों ने पॉइंट नंबर ए में करा है, प्लास्टिक रीजन। अब मान लो इस प्लास्टिक रीजन से ना, यहां पर मान लो यहां पर बॉडी थी, ठीक है, बॉडी यहां पर थी कि मैंने बॉडी के अंदर स्ट्रेस लगाया और उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ एंड व्हाटएवर। अब मैंने स्ट्रेस को जीरो कर दिया तो बॉडी ना ऐसे वापस आती है, बॉडी का जो ग्राफ है ऐसे वापस आता है। तो तुम देख पा रहे हो जब स्ट्रेस जीरो हो गया तब भी मेरे पास स्ट्रेन तो है, सो दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, दिस इज द रेसिडुअल स्ट्रेन जो रह जाती है, इसको ग्राफ में ऐसे बताते हैं, दिस इज द रेसिडुअल स्ट्रेन, कि जब मैंने स्ट्रेस को जीरो कर दिया प्लास्टिक रीजन में आने के बाद, तो बॉडी जो है जीरो स्ट्रेन पे वापस नहीं आ रही है। तुम देखो ना ये वाले पॉइंट पे वापस आई है ना बॉडी, ये वाले पॉइंट के ऊपर बॉडी वापस आई है जहां पर स्ट्रेस तो जीरो है, बाय एक्सिस में कुछ नहीं है लेकिन स्ट्रेन जरूर है। तो यहां से लेके यहां तक इतना रेसिडुअल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। भगवान जाने कहाँ जाता है, टाइम 9 बज गए। लिखो एक बार, आई विल नॉट टेक एनी डाउट्स अभी, लेट द टॉपिक बी कंप्लीटेड, फिर पूछना अगर कोई डाउट रह जाए तो, पहले एक बार पढ़ा लेती हूँ।
टाइम ट्रैवल ना, लिखो। फिर एक बार जरा सा डी पॉइंट के ऊपर आओ। डन 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 डन। हाँ जी, इतना डीप कभी नहीं पढ़ा था। वेलकम टू टीसी's क्लासेस। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बोलने से पहले मैं हिचकिचा गई, नहीं बोलती हूँ, छोड़ो। खुद की तारीफ क्या ही करना इससे ज्यादा। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ, wait wait wait, I want to praise myself because I'm going to give you an example and you're going to be so proud of me. Aorta, which is your largest artery, right? Aorta, AORTA। ब्लर क्या क्या ब्लर दिख रहा है तुम्हें? स्क्रीन शेयरिंग तो मैंने हटाई हुई है। सो एओर्टा विच इज योर लार्जेस्ट आर्टरी, जो ऑक्सीजन पंप करती है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बॉडी में, तो ये जो एओर्टा है ये इलास्टोमेर है। आप इलास्टोमेर का मतलब समझते हो? जैसे कि कुछ चीजें ब्रिटल होती है बच्चों, ठीक है? अगर मान लो मैं ये कांच का ग्लास लूं, अब इसमें क्या स्ट्रेन प्रोड्यूस करूंगी मैं, तो तुरंत टूट जाएगा। मैं देखो इसके ऊपर फोर्स लगाती जा रही हूँ कि मतलब तुम देख पा रहे हो ये जो ग्लास है डू और डाई वाला ऑप्शन है, ये जब इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ना तो पूरा टूटेगा। ये इस तरीके से एक एस्थेटिक शेप नहीं लेगा, तो ये ब्रिटल है। दिस इज ब्रिटल, ये टूट जाएगा। तो ब्रिटल का ऑपोजिट आ जाता है बिल्कुल इलास्टोमेर। इलास्टोमेर वो होता है कि उसका इतना बड़ा प्लास्टिक रीजन होता है, इतना बड़ा प्लास्टिक रीजन होता है कि अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते जाओ, ये तो है कि स्ट्रेन ज्यादा आता जाएगा, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रेन आता जाएगा हमारे इलास्टिक रीजन में। तो जो एओर्टा है उसके जो मसल्स जिनसे वो सॉरी वो जिससे बना होता है, दैट इज एन इलास्टोमेर। तुम समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर फिर ग्राफ आता है, बस यही फ्लेक्स। यार तुम लोगों का कुछ ऐसे रिएक्शन नहीं मिला। वैसे जो मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट थे वो तो मुझे बहुत हाइप करते थे यार, उनको वापस लेके आओ, तुम तो नए बच्चे बड़े ही नॉन अप्रिशिएटिंग से हो। व्हाट इज दिस? वेयर आर द कमेंट्स? वाओ दी, आपको एओर्टा के बारे में पता है, दिस एंड दैट। फिजिक्स की टीचर हूं भाई। एस्टिवेशन सॉरी इनफ्लोरेसेंस, रेसमोस साइमोस मिक्स्ड। अब तो दे दो रिएक्शन। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आ जाओ। तो एक आगे हमारे पास ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स का मतलब क्या? जो टूट जाते हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे पास इलास्टोमेर्स। ठीक है, तो इसके लिए इनके लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये देखना यहाँ पर, अगर मान लो बस बच्चों हो गया कमेंट सेक्शन में, होपफुली अब नहीं, बस यही चाहिए था। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे बहुत। ऐसे बीच बीच में एम्स क्वालिफाइड टीचर है तुम्हारी, ठीक है? तो बीच बीच में ऐसे फ्लेक्स कभी कभी करने का दिल कर जाता है कि बायो या आई कैन आई नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा। तो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, ब्रिटल मटेरियल्स हैव very small elastic region, very small इलास्टिक रीजन, बहुत ज्यादा छोटा। कि यहाँ पर इस ग्लास में ऐसे नहीं होगा कि थोड़ी सी डिसकन्फिगरेशन में प्रोड्यूस कर सकती हूँ स्ट्रेस की वजह से, और जैसे ही मैं स्ट्रेस हटाऊंगा डिसकन्फिगरेशन चली जाएगी। नहीं भाई, इसमें जैसे ही डिसकन्फिगरेशन आई ये तो टूट रहा है। सो वेरी स्मॉल इलास्टिक रीजन, वेरी स्मॉल इलास्टिक रीजन। मान लो ये जो तुम्हारे पास ये है इलास्टिक रीजन, ठीक है? बहुत छोटा सा इलास्टिक रीजन होता है। और मैं इलास्टोमेर्स की बात करूं तो इलास्टोमेर्स हैव वेरी लार्ज इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। एग्जाम्पल क्या आ गया इसका? एओर्टा, वेरी लार्ज इलास्टिक रीजन। ये देखो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा इलास्टिक रीजन। ठीक है,
और एक और पॉइंट लिखवा देती हूं, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ in the elastic region gives us the modulus of elasticity. In the elastic region gives us what? Gives us the modulus of elasticity. Modulus of elasticity. कि मान लो सिर्फ अब के बाद में इलास्टिक रीजन बनाऊं, तो यहां पर आ गया स्ट्रेस, यहां पर आ गया स्ट्रेन। अब की बार मैंने सिर्फ इलास्टिक रीजन बनाया, सिर्फ प्रोपोर्शनल रीजन बनाया, छोड़ो ना इलास्टिक रीजन। ये देखो ये, तो अब अगर मान लो मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालती हूँ, तो स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में आ गया स्ट्रेस, एक्स एक्सिस में आ गया स्ट्रेन, जो मेरे पास क्या बन गया? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जितना कुछ भी अब ग्राफ्स के ऊपर पूछा जा सकता है सब आपके इन नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हूँ जो तुम्हारे इन ग्राफ से एसोसिएटेड है, लिख लीजिए। यहां पर ग्लास लिख लो। डन डन। अब देखो पीवाई क्यू क्या आने दो मुझे, रुको वेट, पीवाई क्यूज करवाती हूँ यार। ये वाला चैप्टर पता है ठीक क्या है? जैसे जब हम मैकेनिक्स वगैरह करते हैं ना, बहुत ज्यादा हम लोगों को फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है, वरना समझ ही नहीं आता। यहाँ पर तो बीच बीच में मस्ती भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। एक मिनट, एक चीज दिखाती हूँ तुम लोगों को। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बच्चों। मेरे एम्स के नोट्स देखना चाहोगे? जब मैं 2018 में जब मैंने एम्स क्वालिफाई किया था, तब जो मैंने नोट्स, एक बार देखना चाहोगे? देखने में क्या जाता है, दिखाऊं? ये देखो, ये मेरी हैंडराइटिंग है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मतलब बिल्कुल प्रिसाइज तुम्हारे एनसीईआरटी से डिराइव नोट्स बनाए थे। ये देखो, बिल्कुल जैसे नोट्स मैं फिजिक्स के लिए बनाती हूँ, बहुत ही प्रिसाइज से, बहुत ही इजी टू रीड, है ना। ऐसे पैराग्राफ्स वगैरह तुम्हें नहीं दिखेंगे, इस तरीके से चार्ट्स वगैरह दिखेंगे। ये देखो, है बिल्कुल ऑथेंटिक, एक भी मिस्टेक नहीं है, और एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट है इसके अंदर, नॉट ए सिंगल पॉइंट जो एनसीईआरटी में गिवन हो और यहां पर ना लिखा हो। ये देखो, स्टॉप कोडॉन्स, ये ट्रांसलेशन आ गया, जीन एक्सप्रेशन आ गया, लैक ऑपेरॉन आ गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ही घटिया लगता था पढ़ने में, वो आ गया। क्या थे उसके गोल्स, क्या मेथडोलॉजीज थी, फीचर्स क्या थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप किया था। एक नंबर है ना? ठीक है, रुको तुम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के दिखाती हूँ। ये देखो बायोटेक के, मुझे बायोटेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट यूनिट लगता था, सो प्रैक्टिकल, कि ऐसे कुछ भी खेल खिलौने करके कुछ नया प्रोड्यूस कर दो। चीजें भी हाईलाइटेड है, जो भी रटने वाली है ना सारी। ये मैं तुम लोगों को भेज दूंगी, है ना। ये देखो, ये जो तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, कुछ ही चैप्टर्स के लिए हैं।
शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है ना, मतलब ऐसे एक्सप्लेन्ड वे में नहीं लिखा हुआ, मतलब पैराग्राफ्स में नहीं लिखा हुआ, बाकी चीजें इसके अंदर सारी है। केमिस्ट्री के भी है क्या, इसके अंदर कुछ ही मैंने डाले थे, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। अब थोड़ा सा पीवाईक्यू ढूंढते हैं। तुम लोगों को ऐसे बता के ना मुझे लगता है कि मुझे भी बस बहाना चाहिए होता है टू रिमेम्बर दैट जर्नी, क्योंकि क्या जर्नी थी यार। तुम लोग पता है, जब ये तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाएगी ना तुम्हारी प्रिपरेशन की, तब याद आएगा तुम्हें इस टाइम का मजा भी, क्योंकि जो एक्चुअल में कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ठीक है, अगर तुम्हारा नीट क्वालिफाई होता है ना, तो जो तुम्हारा एक्चुअली में कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो इसी फेज में आता है, इसी फेज में तुम सीखते हो। तीन क्वेश्चंस करवाती हूँ जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। आपका क्यों नहीं हुआ, मेरा सब हुआ है। बात बस ये है, जब आपके पास आपके सर पे 9 फैमिली मेंबर्स हो, घर पे एक आना इनकम ना हो ना, एक आना इनकम ना हो, और 9 लोग हो, क्योंकि चाचू की डेथ हो चुकी है, ठीक है, पापा का काम बंद हो चुका है, और आप सबसे बड़े बच्चे हो, तो भले ही आप लड़के नहीं हो, आप पे आता है वो प्रेशर। लड़के तो समझ ही पाएंगे। तो फिर अनअकैडमी को कंटिन्यू रखा, और क्या। थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो रही हो तुम मुझसे, फिर क्या दिक्कत है, रुको। तो बहुत ही खुशनसीब है वो बच्चे जो अपने ड्रीम्स वगैरह को अपने हिसाब से चल पाते हैं, कि भाई ये करना है तो ये करना है। बहुत बहुत ब्लेस्ड हो तुम लोग, उस चीज को बिल्कुल भी वो मत लेना कि हाँ भाई ये तो सबके पास होता है, सबके पास नहीं होता है। समझ रहे हो? आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। हाँ, हाँ, ये वाली लाइफ भी अच्छी है, और क्या, जिम्मेदारी सीख जाता है यार इंसान, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाता है, कि इतने भी में भी हम लोग हवा में नहीं है जितना हम लोग वैसे सोचते हैं जब जिम्मेदारियां नहीं होती। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत होगी जिम्मेदारियों के ऊपर बात, एक बार ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन है। तुम्हें बोला हुआ है कि मेरे पास एक कॉपर वायर थी, फिक्स्ड वॉल्यूम की, फिक्स्ड वॉल्यूम की वायर थी, और उसकी लेंथ एल थी। अब मैंने इस वायर के ऊपर फोर्स लगाया, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इस वायर के ऊपर फोर्स लगाया, और उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई इतने की। तो अगर मान लो वायर की लेंथ को मुझे प्लॉट करना हो, उसके अंदर जो एक्सटेंशन आ रहा है उससे, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, मतलब इनमें से कौन सा ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। तो एक तरीके से बहाना है ग्राफिकल क्वेश्चन का, वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तुम सिर्फ चीजों को डिफाइन करो, कि मान लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मैं बात करूं, तो वो आ जाएगा मैंने कितना स्ट्रेस दिया डिवाइडेड बाय उसकी वजह से कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। अब मुझे बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच, मुझे बोला जा रहा है कि किन के बीच में ग्राफ बनाए तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो मैं देख लेती हूँ कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, ताकि प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन कर सकूं। तो मटेरियल सेम है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। फिर मैंने एक कांस्टेंट फोर्स भी अप्लाई किया है, तो देखो बच्चों ये वाली वैल्यू भी सेम है। तो यहां से देख के मुझे लग रहा है दैट डेल्टा एल बाय एल इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो बिकॉज मुझे डेल्टा एल को तो एक जगह ग्राफ में रखना ही है, तो मेरे पास आ गया डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। ये मेरे पास आ गया कि भैया डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाती हूँ ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर एग्जामिनर ने तुम्हें छोटी सी फिरकी दे दी, उन्होंने एरिया ही गायब कर दिया। एरिया ही गायब कर दिया कि भैया एरिया कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो एरिया को हटा दो। तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एरिया कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ। तो तुम्हारे पास आ गया दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी।
तो मेरे पास आ गया डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। तो जब मैं ग्राफ बनाती हूँ डेल्टा एल और एल के स्क्वायर के बीच में, तो मुझे बच्चों फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ऑप्शन नंबर बी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। एरिया को एल इंटू एरिया तो हटाना है ना हमें। एरिया को एल इंटू एल कैसे करोगे? वायर है वो, वायर एक सिलेंडर होती है, सिलेंडर का एरिया लेंथ इंटू लेंथ थोड़ी होता है। सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एल होता है, विच इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो मैं नॉर्मल प्रोपोर्शनलिटी से कि ग्राफ बनाना है तो प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, और हर ऑप्शन में डेल्टा एल को मैं प्लॉट कर रही हूँ, तो एक साइड पे मैं डेल्टा एल को ले आई, जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे हटा दिए। अब मैं देख पा रही हूँ डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब एरिया कांस्टेंट थोड़ी है, तुम देखो ना, वॉल्यूम फिक्स्ड है। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मान लो अगर ये वायर थी, अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर रही हूँ तो एरिया आधा हो रहा है, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट हो पाएगी ना। तो मैंने बोला एरिया तो कांस्टेंट है नहीं, तो मैंने सोचा कि इसको मैं वॉल्यूम से हटा देती हूँ, तो एरिया आ गया वॉल्यूम बाय लेंथ। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई। अब वॉल्यूम भी कांस्टेंट था, वो भी हट गया। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। तो इनके बीच में जब तुम ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अब ये 2013 का क्वेश्चन देखना 2013 का क्वेश्चन देखना, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तुम्हें बोला भाई 4 वायर्स हैं जो सेम मटेरियल की बनी हुई है। 4 वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है, इसका मतलब सबके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सेम है, कि यंग्स मॉडुलस भी सेम है। अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं तो वो भी सेम है, फलाना ढमकाना। अब तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है, कौन सी वायर में लार्जेस्ट एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा अगर मैं उसके ऊपर सेम फोर्स लगाती हूँ। कौन सी वायर के अंदर लार्जेस्ट एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा अगर मैं उसके ऊपर सेम फोर्स लगाती हूँ। अगर मैं चारों वायर्स के ऊपर सेम फोर्स लगाती हूँ, तो मैथमेटिकल है ना। डिफाइन करो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या है। तुम बोलो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस कितना फोर्स लगाया कितनी एरिया के ऊपर, डिवाइडेड बाय कितना एलोंगेशन आया, डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ। तो ये तुम्हारे पास आ गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है उसका फॉर्मूला क्या आया, क्योंकि अगर मुझे ये बताना है किसके अंदर ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, आई कैन नॉट कंपेयर एज लॉन्ग एज आई एम नॉट एबल टू डिफाइन। तो मैंने एलोंगेशन का सबसे पहले फॉर्मूला निकाला, बहुत बार क्लासेस में भी निकाल चुके हैं। मैंने एलोंगेशन का फॉर्मूला निकाला, फिर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन चारों केसेस के लिए जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है वो सेम है। चारों केसेस का मटेरियल सेम है, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम है। इसका मतलब एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। सबका लेंथ और रेडियस गिवन है। अब तुम्हें सिर्फ ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आए बिल्कुल लास्ट में करोगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि अगर मान लो मैं पहले वाले सिनेरियो की बात करूं, तो वो मेरे पास आ गया 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। आई नो रेडियस, मतलब दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू पाई डायमीटर का स्क्वायर बाय 4 ना। तो सब में पाई है सब में 4 है, तो कंपैरिजन के लिए मैं सिर्फ डायमीटर का स्क्वायर ले रही हूँ, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास आ गया 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.5 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो देखो ये कुछ क्या आ जाता है, 300 डिवाइडेड बाय 9, 300 डिवाइडेड बाय 9 बोले तो 100 बाय 3 बोले तो 33.3। ये वाली वैल्यू आ गई 200 डिवाइडेड बाय 4 बोले तो 50। ये वाली वैल्यू आ गई 50 डिवाइडेड बाय 0.25 जो मुझे दे देता है 200। और अब अगर मैं इस सिनारियो की बात करूं तो ये मेरे पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर जो कि आ गया 100। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन मुझे कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन था।
ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं था, मैथमेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करना था। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट के लिए रखोगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, 2019 का उड़ीसा का क्वेश्चन है ये। तुम्हें बोला हुआ है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है दो मटेरियल्स के लिए, एक है एक्स दूसरा है वाई, ठीक है। तो एक्स के लिए जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है और फ्रैक्चर पॉइंट है एक दूसरे से क्लोज है, ठीक है। वाई के लिए दिस इज फॉर एक्स, और वैसे ही ये दोनों पॉइंट्स फार हैं वाई के लिए। तो बताओ कौन सा ब्रिटल है, कौन सा डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब जिसका इलास्टिक रीजन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ब्रिटल बोले तो टूट जाता है। तो तुम देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट इन फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चों ये कि ये कितने, मतलब इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तुम्हें इसको कैसे समझाऊं, इसको ऐसे समझो कि जितना जितना इस बॉडी के अंदर हम लोग स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इलास्टिक रीजन के अंदर ही रहे, ठीक है, वो वाला पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। तो प्लास्टिक रीजन छोटा है ना, तुम सिर्फ इसका मतलब ये निकालो ना कि जो एक्स है, एक्स के लिए प्लास्टिक रीजन छोटा है, इसके लिए क्या है, जो प्लास्टिक रीजन है वो छोटा है। मतलब बॉडी प्लास्टिसिटी नहीं शो करेगी। जैसे ग्लास, ग्लास के अंदर कहाँ प्लास्टिक रीजन है, ग्लास के अंदर कहाँ है कि हाँ भाई अगर मैं इतनी स्ट्रेस लगा दूं तो और फिर वो स्ट्रेस को हटा दूं तो इसके अंदर एक परमानेंट डिस्कन्फिगरेशन आ जाएगा। तो कैसा मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। और जब ये दोनों पॉइंट्स फार अपार्ट हैं तो प्लास्टिक रीजन बड़ा है। प्लास्टिक रीजन क्या है, प्लास्टिक रीजन बड़ा है। तो एक ऐसा मटेरियल जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा है, मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैं परमानेंट डिस्कन्फिगरेशन प्रोड्यूस कर सकती हूँ विदाउट ब्रेकिंग इट, दैट इज डक्टाइल। नोट्स में लिख लो, आज नोट्स में लिखवा देती हूँ ये, और फिर छुट्टी। थोड़ा सा और समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला है। एफ पॉइंट के ऊपर आओ, एफ पॉइंट के ऊपर आओ। तो एक हो गए मेरे पास ब्रिटल मटेरियल्स। यहां पर मैंने ब्रिटल का कंपैरिजन इलास्टोमेर के साथ किया, तो इलास्टिक रीजन की बात की। अब ब्रिटल का कंपैरिजन मैं डक्टाइल के साथ करती हूं तो प्लास्टिक का कंपैरिजन आ जाएगा। ब्रिटल मटेरियल्स और एक आ जाते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स, तो ब्रिटल मटेरियल्स मेरे पास कौन से मटेरियल्स हो गए, दे विल ब्रेक इजीली, दे विल ब्रेक इजीली, दे विल ब्रेक इजीली। प्लीज लिख लो, we cannot bring permanent configuration, we cannot, एक मिनट, we cannot bring permanent disconfiguration in these objects, disconfiguration in these objects, in these objects। तो अब की बार प्लास्टिक रीजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन, वेरी स्मॉल, लिख लो, वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन। डक्टाइल मटेरियल्स का क्या है, डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, हाईली मेलिएबल, हाईली डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल्स वो होते हैं जिनको हम लोग बहुत इजीली थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, देयर शेप्स और साइजेस can be easily changed, permanently, can be easily changed permanently without breaking them, without breaking them, without breaking them। इसका मतलब दे हैव लार्ज प्लास्टिक रीजन।
They have large plastic region. लिख लो. ठीक है, वी आर डन विद 90% ऑफ द चैप्टर. बचा हुआ कल आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे और फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके स्वाहा कर देंगे. जैसे कॉपर, ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, ये मॉडिफाई करवा दूंगी एनसीईआरटी की वजह से. जैसे कि ग्लास आ गया, ठीक है. ब्रिटल मटेरियल में जैसे कॉपर आ गया, कॉपर की कितनी वायर्स देखी हमने, ठीक है. हाँ जी, गोल्ड भी, एल्यूमिनियम भी, बिल्कुल सारे एग्जांपल्स लिखवा दूंगी एनसीईआरटी के, टेंशन मत लेना, ठीक है. दैट इज ऑल बच्चों, ठीक है. मिलते हैं. अब वानी का भी बर्थडे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल वानी. अब मिलते हैं फिर बच्चों कल सुबह 8 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास में. चैप्टर कंप्लीट करके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग नए वीक से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे विच इज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है. ओके बच्चों, बिल्कुल आपका शुभ दिन जाए, ख्याल रखिए, बाय, गुड बाय.